लास्ट लेक्चर में मैंने आप Yes. लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था, है ना, और इस न्यूमेरिकल में आपको लेटरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एल को आइडेंटिफाई करना था। चलो मेरी क्लास है तो एल की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी मुझे। तो हमने इस फॉर्मूले को देख रखा है ना, लेटरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो पावर कोफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, लेटरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एल, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे, है ना, फाई इक्वल टू 0 है, तो फाई इक्वल टू 0 पे ये वाली चीज़ तो हो जाएगी 0, ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 1, सो दैट विल बी 1 ओवर बी थीटा कॉमा फाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर बी नॉट कॉस टू द पावर एल थीटा, और थीटा की वैल्यू 2 to 10 डिग्री, थीटा और चूंकि पावर बीम विड्थ है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब थीटा की वैल्यू 10 है, 2 थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू 5 डिग्री है, ऐसे केस में ये बी थीटा कॉमा फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर का हाफ। तो पावर कितनी है बी नॉट, तो ये हो जाएगा बी नॉट बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन से मैं बी थीटा कॉमा फाइव को लिख सकता हूँ बी नॉट कॉस टू द पावर एल 5 डिग्री का, है ना, कॉस 5 डिग्री की पावर एल। तो बी नॉट बी थीटा का फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट बाई 2, हाफ पावर, ठीक है। तो बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 इक्वल्स टू कॉस 5 डिग्री की पावर एल, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एंटी लॉग ले लें इसका, तो एल की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 0.5, 1/2 का लॉग, है ना, डिवाइड बाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0.5, सॉरी 5 डिग्री, कॉस ऑफ 5 डिग्री। तो ये जो भी वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली हमने शायद कैलकुलेट करी थी 180, 187, 188 के आसपास आया था, है ना, कल हमने कैलकुलेट करा था शायद 187, 188 जो भी है ना, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। 187 या 188 कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली तो 5 वैल्यू पॉइंट के बाद अगर आप ज़्यादा वैल्यू लोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन हैव वैल्यूज अराउंड 180। इसके साथ साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला भी दिया था, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि फाई की वैल्यू है 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 5 डिग्री लेज़र डायोड के लिए। तो लेज़र डायोड को बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे कि हम एज एमिटिंग एलईडी के लिए सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि एज एमिटिंग एलईडी और लेज़र डायोड के एक्सप्रेशन जो है इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के वो सारे सेम ही हैं। तो हम बी थीटा फाइव की वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि बी थीटा फाइव विल बी इक्वल टू वॉट 0.721 बी नॉट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई बी थीटा फाइव, ये इस एक्सप्रेशन में एल एच एस तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो फाइव की वैल्यू 45 डिग्री हम यहाँ लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई बी नॉट, ऐसी है बिकॉज बी नॉट इज कॉन्स्टेंट, आंसर भी हमें बी नॉट के फॉर्म में ही लेकर के आना है। और कॉस टू द पावर टी थीटा, टी की वैल्यू कितनी है 150, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री, तो कॉस 5 डिग्री और उसकी पावर कितनी 150। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट आरएचएस का। सेकंड पार्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि 5 सेम है 45 डिग्री, और ये हो जाएगा बी नॉट कॉस टू द पावर एल थीटा, थीटा की वैल्यू है 5 डिग्री और उसकी पावर एल, एल कितना है 1। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो कॉस 45 का स्क्वायर भी 1/√2 हो जाएगा, है ना। तो दैट विल बी 1/2 बी नॉट, और कॉस 5 डिग्री की पावर 150 लगा दो आप, तो कॉस 5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसके बाद उसकी वैल्यू 150 लगा दो, ठीक है। तो कॉस 5 डिग्री की वैल्यू जो भी आए उसकी पावर हम 150 लगा देंगे, है ना। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 डिग्री और उसकी पावर 150, ठीक है, प्लस नेक्स्ट RHS वाला भी 1/2 है क्योंकि ये वाली वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा बी नॉट और सीधा सीधा कॉस 5 डिग्री, ठीक है। अब आप
इसको और इन दोनों को ऐड कर दोगे और फिर उसका इन्वर्स ले लोगे तो आपको बी थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी और वो आपका आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल वैल्यू आएगी 1/2 बी नॉट कॉन्स्टेंट ले लो, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू आपने 1 इनवर्स के साथ ऐड कर देनी है तो आपको बी थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी और वो बी थीटा फाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी 0.721 बी नॉट। तो ये लगभग उतना ही आएगा आपका। ठीक है, तरीका वही है सेम। मैं पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, एज एमिटिंग और एलईडी के लेजर के लिए सेम होता है एक्सप्रेशन। तो हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर थीटा और फाई की वैल्यू, एल और टी की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली रख दी और फिर उसके बाद हमने फाइनली इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बी थीटा फाई को कैलकुलेट कर लिया और वो हमारा 0.721 बी नॉट आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको एक लेज़र डायोड दे रखा है और लेज़र डायोड में जो मॉडिफाइड लैम्बर्टियन अप्रोक्सीमेशन है एमिशन का, ऑप्टिकल लाइट एमिशन का, वो दे रखा है बी नॉट कॉस टू द पावर एम थीटा। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्लस एंड सो ऑन, वो वैल्यू ना दे करके यहाँ पर ये केवल और केवल थीटा का फंक्शन दे रखा है b इक्वल्स टू बी नॉट कॉस द पावर m थीटा। अब आपको क्या निकालना है, आपको दे रखा है कि सपोज इन अ सर्टेन लेजर डायोड 3 dB पावर लेवल, 3 dB पावर लेवल का क्या मतलब होता है, हाफ पावर लेवल्स, है ना, अकर्स एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल टू द एमिटिंग सरफेस। अब अगर मैं इस साइड से नॉर्मल, इस साइड से एमिट कर रहा हूँ लाइट को, तो ये नॉर्मल होगा इस सरफेस से, इस सरफेस से ये वैल्यू नॉर्मल होगी। इस नॉर्मल से ये वाला एंगल दे रखा है आपको 15 डिग्री, जहाँ पर आपको 3 dB लेवल मिलता है, यानी 3 dB लेवल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, है ना, पावर का, वो कितना आएगा, वो लगभग 15 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर जो है मेरी 3 dB पावर मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाफ पावर मिल रही है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, और हमें ये निकालना है कि m की वैल्यू 20 होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे b इक्वल्स टू बी नॉट कॉस टू द पावर m थीटा, है ना, ये वैल्यू आपको गिवन है। आप मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है तो उस थीटा पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ बी नॉट हो जाएगी, क्योंकि 3 dB पावर का क्या मतलब है, 3 dB पावर लेवल का मतलब है हाफ पावर, है ना। तो अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 15 रखता हूँ तो b विल बिकम बी नॉट बाई 2, तो बी नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू बी नॉट, और थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 15 डिग्री रख दिया, है ना, 15 डिग्री। इसको बी नॉट से बी नॉट कैंसिल कर दो, 1/2 इक्वल्स टू कितना आया, कॉस 15 डिग्री की पावर m, है ना। और कॉस 15 डिग्री आप निकाल लो, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालोगे और ये 1/2 मतलब 0.5, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m यू कैन इजीली कैलकुलेट एट एज लॉग ऑफ 0.5, 1/2 का लॉग डिवाइड बाई लॉग ऑफ कॉस 15, है ना, लॉग ऑफ कॉस 15 डिग्री। तो ये आपका m की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बताओ मुझे m की वैल्यू कितनी आई, इस वैल्यू से आप m की वैल्यू को आइडेंटिफाई करो फटाफट से, हम भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना। 0.5 का लॉग ये आया मेरा माइनस का 3.3010, है ना, माइनस का 0.3010 डिवाइड बाई लॉग ऑफ, हमें निकालना है किसका, कॉस 15 डिग्री का। तो हम 15 डिग्री का कॉस ले लेते हैं, ये आता है 0.9659, है ना, तो 0.9659 और अगर मैं इसका लॉग ले लूँ तो ये कितना आएगा, दैट विल बी माइनस का 0.150, है ना, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 0.3010 डिवाइड बाई माइनस का 0.0150, है ना, माइनस का 0.0150। और अगर मैं 0.3010 को डिवाइड कर दूँ 0.0150 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आई, ये जो m की वैल्यू आई ये कितनी आई, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20।
सो आप देख लो, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि m इक्वल्स टू 20 प्रूफ करना है आपको। और आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हाफ पावर बीमविड्थ के पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हुए थीटा की उस गिवन वैल्यू पे, जो थीटा आपको गिवन है 15 डिग्री पे हाफ पावर मिलती है आपको 3 dB लेवल, तो वहां पर आपकी m की वैल्यू कितनी आई 20। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एलईडी के लिए अलग है, लेजर डायोड के लिए अलग है। लेजर डायोड और एज एमिटिंग एलईडी के लिए सेम है, सरफेस एमिटिंग एलईडी के लिए पावर, लेकिन सरफेस एमिटिंग के लिए ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर कपलिंग कैलकुलेशन। पावर कपलिंग कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो इस फिगर के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि पावर कपलिंग किस तरीके से हो सकती है, और इस फिगर के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली पावर अगर मैं कपल करता हूं तो कितनी पावर मेरी 100% लॉस में जानी ही जानी है ना। आप ध्यान से देखो, इस फिगर को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट ये ले लेते हैं यहां तक का, ठीक है। दिस पार्ट इज या दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू द सोर्स, ठीक है, ऑप्टिकल सोर्स। इस ऑप्टिकल सोर्स पे जो चिप लग रही है या जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू जहाँ पर भी एमिशन मेरे को मिल रहा है ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर के लिए ऑप्टिकल लाइट का, उस लाइट के सोर्स का जो पैटर्न है वो मुझे यहीं से मिलेगा। जिस पर्टिकुलर पोर्शन से मेरी लाइट एमिट हो रही होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव एरिया। इस पूरे लेफ्ट साइड में हमने देखो इसके जो स्ट्रिप फॉर्म में ये जो दिखाया है दैट इज द एक्टिव एरिया ऑन द चिप। ये पूरी की पूरी चिप है। इस पूरी चिप में एक्टिव एरिया जहां से लाइट एक्चुअल में एमिट हो रही है वो मेरा ये है ना, एक्टिव एरिया। नाउ इसके बाद जब भी मैं लाइट को एमिट करूंगा तो उस लाइट को एमिट करेंगे 3D पैटर्न से, उसके रेडिएशन पैटर्न से कैलकुलेट करेंगे, और उसका रेडिएशन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का हो जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। अब इस रेडिएशन पैटर्न में आप ध्यान से देख सकते हो कि यूजुअली एक रेडिएशन पैटर्न में डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न है, तो एक एंगल के बाद जितने भी एंगल होंगे वहाँ पर मैं समझता वहाँ पर मैं ये देखूंगा कि वहाँ पर मुझे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी लाइट वेव नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वाली मिले वो एक अलग बात है, बट देयर इज नो डायरेक्ट लाइट वेव। मतलब उस पर्टिकुलर पोर्शन में मेरी रेडिएशन इंटेंसिटी जीरो होगी। रेडिएशन इंटेंसिटी अगर जीरो होगी तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में मेरी रेडिएशन इंटेंसिटी जीरो है। उस चिप के बाद तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस चिप के इधर की तरफ तो हो ही नहीं सकती, है ना, इधर तक तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है लाइट मेरी इधर आए, है ना। इतने एरिया में भी लाइट मेरी नहीं है, वो मैं इस फिगर के थ्रू देख सकता हूँ। अब इस एक्टिव एरिया से बड़ा डायमीटर का मुझे एक कोर लगाना पड़ेगा, फाइबर लगाना पड़ेगा जिसकी कोर जो है उसकी डायमीटर इस एक्टिव एरिया से बड़ी हो। तो इस एक्टिव एरिया की जितनी भी डायमीटर है या इस एक्टिव एरिया की जितनी भी लेंथ है ना, उस लेंथ से बड़ा डायमीटर का मैंने एक फाइबर लिया जिसकी कोर जो है वो उस एक्टिव एरिया की लेंथ से बड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्टिव एरिया मेरा इतना है, इतने पोर्शन में, है ना, लेकिन मैंने डायमीटर जो ली है कोर की वो ली है इतनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये इतना कोर का डायमीटर है, और एक्टिव एरिया इसमें कितना है, एक्टिव एरिया लगभग इतना सा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। तो इस एक्टिव एरिया से अगर मैं इससे कम लूंगा तो ऑटोमेटिकली पावर और कम हो जाएगी। तो उस पावर को एक मैक्सिमम फाइबर के अंदर कपल करने के लिए मुझे कोर का डायमीटर हमेशा एक्टिव एरिया से बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि इस रेडिएशन पैटर्न के थ्रू हम लोग एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो चीज क्या है, वो है एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर। उस पर्टिकुलर फाइबर के लिए एक्सेप्टेंस एंगल होगा डिफरेंट, और जब एक्सेप्टेंस एंगल डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उस एक्सेप्टेंस एंगल से ज्यादा एंगल पर जो भी लाइट फाइबर की कोर पर पड़ेगी, लाइट मेरे
की नहीं के बेस कि अगर कोई लाइट वेव एक्सेप्टेंस एंगल से ज्यादा एंगल पर ऑप्टिकल फाइबर की कोर एक्सिस पर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट वेव ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपेगेट नहीं होती. इट विल बी पेनिट्रेटेड इनटू द क्लैडिंग एंड इट विल बी एमिनेटेड आउटसाइड फ्रॉम द फाइबर. दैट मीन्स वो लाइट मेरी ऑप्टिकल फाइबर की कोर के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी, प्रोपेगेट नहीं करेगी. मतलब उतना लाइट का पोर्शन मेरा वेस्ट हो गया, बेकार हो गया. और यहाँ पर मैंने आपको इस फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश भी करी है कि ये जो लाइट जो स्ट्रिप्ड फॉर्म में लाइट का पैटर्न दिखाया है मैंने, दैट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस कोन ऑफ द फाइबर, है ना. फाइबर की कोर में जो भी एक्सेप्टेंस एंगल है उससे ज़्यादा एंगल पर अगर जो भी लाइट आ रही है वो लाइट मेरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है. मतलब बेसिकली वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस लाइट का नहीं होगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगी क्लैडिंग के अंदर, और क्लैडिंग के अंदर कोई भी लाइट गई दैट इज यूजलेस बिकॉज वो वापस कोर के अंदर नहीं आ पाएगी, है ना. और अल्टीमेटली मुझे जो मेजर करना है वो किससे करना है, वो करना है कोर से. तो कोर के अंदर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी. ये चाहे कोई भी केस हो, कुछ ना कुछ पावर हमेशा लॉस होनी ही होनी है, क्योंकि जितनी पावर मेरी एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही होगी फाइबर कोर एक्सिस पे, वो मेरी लॉस हो जाएगी. ऐसे केस में अगर मुझे पावर की कपलिंग की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कपल बेसिकली यहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, इस पोर्शन से इस पोर्शन यानी ये जो चिप वाला एरिया जहाँ पर लाइट सोर्स बेसिकली लाइट जनरेट हो रहा है, लाइट जनरेट हो रही है, और ये पोर्शन जो है ये ऑप्टिकल फाइबर वाला है, यहाँ पर मैं लाइट को अपने कैरी कर रहा हूँ, है ना. तो इस फाइबर में लाइट को इंसर्ट करने के लिए, यानी इस फाइबर के अंदर पावर को कपल करने के लिए जो मैंने पावर कपलिंग कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि उस पावर कपलिंग कैलकुलेशन के थ्रू मैं कपलिंग एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, है ना. क्योंकि आप इस एक्सेप्टेंस कोन को देखो, है ना, ये पूरा पोर्शन आपको दिखा रखा है मैंने टेप शेप में, और ये कोन के बारे में पता लग रहा है. तो इसके बाहर, इस कोन के बाहर, है ना, इस कोन से जितनी भी बाहर कोई भी लाइट आ रही है वो लाइट मेरे लिए यूजलेस है ना. ये लाइट मेरी फाइबर के अंदर कैरी नहीं करेगी, ये लाइट मेरी फाइबर के अंदर कैरी नहीं करेगी, मतलब दिस लाइट इज यूजलेस फॉर मी. तो पावर कपलिंग कैलकुलेशन में मुझे इस लाइट को हमेशा से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी पावर कपलिंग कैलकुलेशन में अगर मैंने इस पावर को भी इंक्लूड कर लिया तो एग्जैक्ट एफिशिएंसी विल बी वेरी वेरी हायर एज कम्पेयर टू दी एक्चुअल एफिशिएंसी. तो मुझे एक्चुअल एफिशिएंसी जो मिल रही है उस तक पहुंचना है, उस तक अप्रोक्सीमेशन करना है, इसीलिए मुझे इस पावर को पहले ही हटाना पड़ेगा. ठीक है. अब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि हम किस तरीके से पावर निकालते हैं. तो पावर को निकालने के लिए ना हम एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने कल लेक्चर में डिस्कस करा था, उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पैरामीटर्स होते हैं. एक होता है आर, एक होता है थीटा, एक होता है फाई. थीटा जो एक्सिस वो है ये वाला एंगल जेड एक्सिस से, है ना, ये वाला एंगल थीटा है, और जो एक्स वाई प्लेन में ये वाला एंगल है दैट विल बी फाई. ठीक है. तो ये एंगल मेरा थीटा और फाई गिवन है, और आर ये मेरी रेडियस हो गई उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं अपना इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो ऐसे केस में मेरा जो उस बीम का, उस रेडिएशन इंटेंसिटी का जो एरिया है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टू एंगल्स दैट इज थीटा एंड फाई, है ना. अब यहाँ पर मेरी दो डिफरेंशियल लेंस होती हैं, उन दो डिफरेंशियल लेंस के मल्टीप्लिकेशन से मैं एरिया निकालता हूँ, है ना. तो आप अगर मैं एक आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट रखूँ, फॉर एग्जांपल आर इज कांस्टेंट, है ना, तो ऐसे केस में अगर मैं इधर से इधर केवल वर्टिकल मूवमेंट रखता हूँ तो ऐसे में मैं केवल थीटा चेंज कर रहा हूँ, थीटा इज चेंजिंग. ठीक है. और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट करता हूँ तो ऐसे केस में मैं फाई चेंज कर रहा हूँ. तो मुझे ये ध्यान रखना है कि थीटा और फाई दो चीज चेंज हो रही हैं, है ना. तो उस दो एंगल्स के बेसिस पे जो लाइट बीम मेरे को दिखेगी उसका एरिया जो होगा
दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। तो थीटा और फाई अगर मुझे पता है कि थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है, फाई यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट की वो वैल्यू उस पावर की एक्चुअल में उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी होगी। तो वो डिफरेंशियल एरिया जो है कैलकुलेटेड एज आर क्या होगा। अगर ये वाला एंगल डी थीटा है तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा है ना, तो ये तो आर डी थीटा आ जाएगा। और इस आर का अगर मैं प्रोजेक्शन दूं यहाँ पे, तो चूंकि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा है ना, और 90 माइनस थीटा से ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है, और आर साइन थीटा का अगर मैं इधर की तरफ प्रोजेक्शन देता, यहाँ पे अगर ये एंगल फाई है, तो ये अगर डी फाई है, ये अगर डी फाई है, तो इस वाले आर की वैल्यू क्या होगी, इस वाले आर की वैल्यू होगी आर साइन थीटा डी फाई। तो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इन दोनों थीटा और फाई को वेरी करने के बाद जो सरफेस बनती है उसका एरिया आ जाएगा। तो वो एरिया कितना होगा, आर डी थीटा और आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो एरिया जब भी मैं निकालूंगा तो मैं निकालूंगा इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना पावर P या B थीटा फाई को साथ में मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट कैसे करूं, थीटा की जितनी भी लिमिट है और फाई की जितनी भी लिमिट है। अगर मैं हेमीस्फीयर के लिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो सपोज हेमीस्फीयर कुछ इस शेप में है ना, इस शेप में है, तो आप यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, थीटा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है ना, तो थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। और फाई चूंकि हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया देखूं तो ये क्या है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, और उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में फाई चेंज हो रहा है, फाई, तो फाई इक्वल टू 0 अगर यहाँ है तो फाई इक्वल टू 2 पाई इधर हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू 0 से लेकर के 2 पाई तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, वहां से मैं अपना पावर को कैलकुलेट कर सकता हूँ, कीपिंग इन माइंड कि मेरे को आर की वैल्यू भी गिवन हो, है ना। तो आर की वैल्यू कितने डिस्टेंस पर मुझे वो निकालनी है, वो चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे हम नॉर्मलाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, बी थीटा फाई अगर मुझे गिवन है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे की प्रोसेस को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप्स थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो मैंने केवल जो एक्सप्रेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस एक्सप्रेशंस पे बेस्ड, जिन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैंने केवल वही चीज़ इंक्लूड करी है, खास तौर से स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए, क्योंकि स्टेप इंडेक्स के लिए इतना टिपिकल है, ग्रेडेड के लिए और टिपिकल है, और ग्रेडेड का यूजुअली कभी पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में। तो मैंने केवल स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए पावर कैलकुलेशंस, कपलिंग पावर कैलकुलेशन, पावर कपलिंग कैलकुलेशंस को इंक्लूड करा है। ठीक है, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट होती है थीटा से और आर से, फाइबर के एंड फेस से। तो कपल पावर को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड और स्टेप इंडेक्स फाइबर, है ना, चीजें हैं। पावर एलईडी की पावर है ना, कैलकुलेट करेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बी नॉट इंटू एन ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो एन ए स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एन वन स्क्वायर डेल्टा लिखूँ तो ये 2n1 स्क्वायर डेल्टा हो जाता है। तो यहाँ से हमने 2n1 स्क्वायर डेल्टा की फॉर्म में एन ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया और 2 को इसके साथ इंक्लूड कर दिया, तो 2 पाई स्क्वायर आर एस स्क्वायर बी नॉट एन1 स्क्वायर डेल्टा, ये मेरी एलईडी और स्टेप इंडेक्स फाइबर की कपलिंग पावर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इस ऑप्टिकल पावर को सरफेस एरिया से एक एलईडी से एमिट कर रहा हूँ, तो और हेमीस्फीयर के लिए मैं कैलकुलेट करूँ तो सरफेस एरिया है इसका एस, है ना, और उस एस के लिए जो रेडियस है, ये जो आर एस है, ये इसकी रेडियस है आर एस, है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एस, या ए एस को लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, जिस भी तरीके से आपको मन करे आप कर सकते हो। तो हेमीस्फीयर के लिए मैंने 50% पावर एक तरीके से निकाली कि अगर पावर जो है वो इस शेप में सोर्स से एमिट हो, है ना, सर्कुलर, अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो हेमीस्फीयर शेप में पावर अगर एमिट हो रही है तो कितना होगा, तो मैं थीटा को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2,
और फाई को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर ही होगा। तो उस केस में जो पावर होगी वो कैलकुलेट की जा सकती है सिंपली, इट इज पाई स्क्वायर आर एस स्क्वायर बी नॉट, है ना। जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला लिखवाया था उसको में अगर आप थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक और फाई इक्वल टू 0 से लेकर के 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको पाई स्क्वायर आर एस स्क्वायर बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी ये वाली वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? पाई स्क्वायर आर एस स्क्वायर बी नॉट। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो पी एस से, है ना, पी एस से रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर आपने इस चीज को पी एस से रिप्लेस कर दिया तो ये कितना आ गया? दिस पी एल ई डी, मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि पी एल ई डी स्टेप एंड नेक्स्ट के लिए कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो गई पी एस और साथ में एन ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 2 पी एस एन वन स्क्वायर डेल्टा। अगर आपको एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर पता हो, पता है आपको कि न्यूमेरिकल अपर्चर पता है फाइबर की, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एज पी एस इंटू एन ए स्क्वायर। ये दोनों ही वैल्यूज ठीक है, बट ये तब है जब मेरा जो पॉइंट है वो मेरी फाइबर के अंदर लाई करे, है ना। यानी जो जो एमिटिंग एरिया है उसके कंपैरिजन में मेरा जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोर की जो फाइबर की कोर की जो डायमीटर है ए, वो मेरी उस सरफेस एरिया के रेडियस से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नहीं है, कम है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्टिव एरिया माना इतना बड़ा उस पूरी स्ट्रिप में, उस पूरी स्ट्रिप में जहाँ भी एक्टिव एरिया है ना, और मैं फाइबर ले रहा हूँ केवल इतना सा, फाइबर की कोर है इतनी सी, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली ये जो पावर एमिट हो रही थी, है ना, ये जो पावर एमिट हो रही थी इसका कुछ पोर्शन तो वैसे ही नहीं गया, इतना पोर्शन तो वैसे ही फाइबर के अंदर नहीं आया, और उस फाइबर में भी लॉजिकली इतनी पावर कैरी करेगी, है ना। तो मेरा इतना सारा पोर्शन जो है वो वेस्ट होगा, ठीक। तो ऐसे केस में मेरे को आर एस, ये जो था ये था मेरा 2RS, मान लेते हैं 2RS, ठीक है, और ये था मेरा ए, है ना। तो अगर को डायमीटर, ठीक, अगर ये वैल्यू मुझे नहीं पता या ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, कोर की डायमीटर एक्टिव एरिया से छोटी है, तो उस केस में मुझे ये जो पावर है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लॉजिकली ए मेरा बड़ा है, लेकिन ए मेरा सॉरी छोटा है, इस केस में छोटा है ए, है ना, ए डायमीटर छोटी है, तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो ए अपॉन आर एस के स्क्वायर प्रपोर्शन में अंदर जाएगी, है ना। और किसके? ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर तब जाएगी जब आर एस की वैल्यू ए से छोटी है, यानी कोर डायमीटर की वैल्यू सरफेस एरिया, एक्टिव सरफेस एरिया से बड़ी है, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो वो पावर ऑलरेडी और कम हो जाएगी, जो मैंने इस फॉर्म में यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में लिखी है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसके बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कंसीडर एन एलईडी दैट हैज अ पर्टिकुलर सर्कुलर एमिटिंग एरिया। सर्कुलर एमिटिंग एरिया है, उसकी रेडियस कितनी है? 35 माइक्रोमीटर है। मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर आर एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर एस की वैल्यू है 35 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड अ लैम्बर्शियन एमिशन पैटर्न विद 150 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टे रेडियन, यानी ये क्या गिवन है? ये आपको गिवन है पावर, है ना, पी एस गिवन है, और पी एस की वैल्यू कितनी है? पी एस की वैल्यू है 150 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्टे रेडियन। ये आपको पावर गिवन है एलईडी की सरफेस एरिया की, जो ऑप्टिकल सोर्स की पावर है, सोर्स पावर, वो आपको इतनी गिवन है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ड्राइव करंट, ठीक। कंपेयर द ऑप्टिकल पावर्स कपल्ड इनटू 2 स्टेप इंडेक्स फाइबर, है ना। अब हमने दो ही केस पढ़े हैं, एक जिसकी रेडियस कंपैरेटिवली कम है और जिसकी रेडियस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेडियस मानता हूँ 25 माइक्रोमीटर, तो एक केस हो गया जिसमें ए की वैल्यू है फॉर एग्जांपल A1 दैट इज 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। और दूसरा कितना है? दूसरा है मेरा ए की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है? 50 माइक्रोमीटर। तो उन दोनों ही केसेस में मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप मुझे बताओ, अभी हमने एक्सप्रेशन एक पढ़ा था, पी एल
ED कॉमा स्टेप, और वो कितना आया था, दैट इज PS इंटू NA स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई स्क्वायर RS स्क्वायर B0 इंटू NA स्क्वायर, है ना। अब आपको ये जो चीज़ है पाई R स्क्वायर B0, है ना, this is the emission pattern, this is not PS, this is B0 बेसिकली, ये B0 गिवन है ना, क्योंकि पैटर्न गिवन है, पावर होती तो हम PS लगाते हैं, दिस इज पैटर्न, दैट इज B0। तो आप यहाँ पर ये सारी वैल्यूज लगा दो, है ना, कितनी लगेंगी, पाई स्क्वायर मतलब 3.14 स्क्वायर है ना, 35 माइक्रोमीटर मतलब 35 इंटू 10 पावर -6 स्क्वायर। ठीक है, इंटू, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये माइक्रोमीटर में दे रखा है और यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मतलब 4 10 पावर -4 में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इंटू B0 यानी 150 वाट पर cm स्क्वायर इंटू स्टेरेडियन। ठीक है, ये आ गया। और NA स्क्वायर, NA कितना है, न्यूमेरिकल अपर्चर कितने रखिए पहले वाले केस के लिए 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर आपने लगा दिया, तो 0.2 का स्क्वायर आपने लगा दिया। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा LED की जो कपल्ड पावर है वो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऑप्टिकल पावर, कपल्ड ऑप्टिकल पावर्स निकालनी है। तो पहले केस में जब आपका RS जो है वो आपका इस डायमीटर से बड़ा है, ठीक है, उस केस में आप आराम से निकाल लोगे। दूसरा वाला है जब ये 50 माइक्रोमीटर है, 50 माइक्रोमीटर मतलब आप देख लो कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में आप क्या लगाते हो, उस केस में आप लगाते हो A अपॉन RS का स्क्वायर इंटू PS इंटू NA स्क्वायर, है ना, दूसरे वाले केस में। अब A कितना है, ये डायमीटर है, कोर की रेडियस है 50 माइक्रोमीटर, तो 50 माइक्रोमीटर के लिए आप आराम से वाली वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, कोर की रेडियस 50 माइक्रोमीटर है, तो A कितना हो गया 50 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई RS कितना है 35 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आप लगा दो इंटू PS, ये बाकी सारी वैल्यू तो ये है ही, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज, जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली वो वैल्यू एज इट इज आप यहाँ पर रख दो, तो उसके हिसाब से पावर आ जाएगी। ठीक है, ये पावर आप निकाल लोगे और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली इस तरीके से कितनी पावर एक्चुअल में कपल हुई ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो कि सोर्स से जनरेट हो रही थी, उस केस में आप लगा सकते हो। मैं गलत कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको, इसमें हमारे पास दो केस थे, एक था RS लेस देन ग्रेट इक्वल टू A और एक था RS ग्रेटर देन A, है ना। अब पहले वाले केस में RS की वैल्यू है 35, है ना, दोनों केस में 35 माइक्रोमीटर है, तो ये तो 35 माइक्रोमीटर आ गया। और जो आपका A है, एक बार दे रखा है A, वो दे रखा है आपको 25, है ना, एक बार दे रखा है आपको 25, यानी ये इस वाले केस में आएगा 25 माइक्रोमीटर, सेकेंड वाले केस में आएगा, और फर्स्ट वाले केस में 50 माइक्रोमीटर ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन थी ये सेकंड वाले केस के लिए थी, जब आपका A की वैल्यू कितनी थी 50 माइक्रोमीटर, क्योंकि 50 माइक्रोमीटर अगर है तभी हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, है ना। तो ये सेकंड वाले केस के लिए था, और फर्स्ट वाले केस के लिए जब मेरा A की वैल्यू है 25 माइक्रोमीटर, तो मैं यहाँ पर 25 माइक्रोमीटर रखूंगा रादर देन 50, क्योंकि अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि होनी है इससे कम, है ना, तब आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑप्टिकल पावर अगर मैं एक सोर्स से जनरेट कर रहा हूं और उस सोर्स से जनरेट करने के बाद जितना भी पावर जनरेट हुई
वो सारी की सारी पावर मेरी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नहीं प्रोपेगेट हो रही। क्यों? क्योंकि उस फाइबर का एक फिक्स एक्सेप्टेंस एंगल है। अगर उस एक्सेप्टेंस एंगल के साथ मेरा ऑप्टिकल सोर्स का रेडिएशन पैटर्न मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली सारी की सारी पावर को कपल कर दूंगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा केस है जहां पर मैं ऑप्टिकल पावर को कपल नहीं कर पा रहा हूं, तो वो केवल और केवल वही केस होगा जब मेरा एक्सेप्टेंस एंगल फाइबर का ज़्यादा है, कम है, और मेरी जो रेडिएशन पैटर्न है उस सोर्स का, ऑप्टिकल सोर्स का, है ना, लैम्बर्टियन एमिशन पैटर्न जो है वो मेरा ज़्यादा एंगल भी रखता है। तो एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा जितने भी एंगल वाले पर पावर आ रही होगी वो सारी की सारी पावर मेरी ऑप्टिकल फाइबर की कोर के अंदर एंटर नहीं होगी। वो सारी की सारी पावर अगर फाइबर के अंदर एंटर होती भी है तो वो क्लैडिंग के थ्रू इट विल पेनिट्रेट इनटू द एयर। रहे, या तो मैं उस ऑप्टिकल सोर्स से जो पावर जनरेट हो रही है उस जनरेटेड पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को एक फिक्स एंगल, यानी जो एंगल न्यूमेरिकल जो एंगल एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर है उससे कम कर दो तो ठीक है, तो वो पावर मेरी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कपल की जा सकती है। अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा एंगल पर कोई भी पावर रहेगी तो मैं कुछ भी करूं वो पावर मेरी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर है ना सब लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोग हमारे दो टॉपिक रखे हैं, पावर लॉन्चिंग वर्सेस वेवलेंथ और न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, तो ये हम लोग, मैं समझता हूँ शायद थोड़े बड़े टॉपिक हैं, इवन एक भी टॉपिक छोटा है, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। पावर लॉन्चिंग वर्सेस वेवलेंथ कर लेते हैं, और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल अपर्चर, विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पावर लॉन्चिंग वर्सेस वेवलेंथ हम आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल अपर्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। पावर लॉन्चिंग वर्सेस वेवलेंथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पावर लॉन्चिंग जो है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो पावर कुछ और है, अगर वेवलेंथ कम है तो पावर कुछ और है। तो ऑप्टिकल पावर जो भी फाइबर के अंदर लॉन्च की जाएगी वो डिपेंड कर रही है केवल और केवल ब्राइटनेस पे तो कर ही रही है, बट साथ के साथ साथ वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। अब कैसे कर रही है, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोड्स हमारे पास कितने हैं, वो मोड डिपेंड करते हैं उसकी ऑप्टिकल फाइबर की कोर की साइज़ के ऊपर और उसकी इंडेक्स प्रोफाइल क्या है। बट ये इंडेक्स प्रोफाइल मेनली ये जितने भी मोड्स हैं ये हम बात करेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर, क्योंकि स्टेप इंडेक्स में तो केवल एक ही मोड प्रोपेगेट करता है। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर एक से ज़्यादा मोड्स प्रोपेगेट करते हैं। तो अगर एक ऐसा मोड है जो कि एक तरीके से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर भी प्रोपेगेट कर रहा है, दैट मीन्स वो एक तरीके से डिफरेंट एंगल पर प्रोपेगेट कर रहा है, तो वो डिफरेंट एंगल हो सकता है उस ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए एक्सेप्टेंस कोण या एक्सेप्टेंस एंगल को उसके ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के एक्सेप्टेंस एंगल के हिसाब से एडजस्ट अगर हो पाए तो ऑटोमेटिकली वो मोड कैरी कर सकता है। तो वो मोड डिपेंड करते हैं मेरे वेवलेंथ के ऊपर, और वेवलेंथ की वजह से पावर लॉन्चिंग अलग अलग हो सकती है। हम ये यूनिट नंबर 2 में जो हम लोगों ने सारे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ मोड्स ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के, और उसको कहते हैं यूजिंग अल्फा 2 पाई बाई लैम्डा यानी बीटा या के जो भी आप मान लो, ए यानी कोर की डायमीटर, कोर की रेडियस, है ना, n1 यानी उस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस पूरे पैरामीटर का स्क्वायर इनटू डेल्टा, दैट इज द दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें मेरे नंबर ऑफ मोड्स को आइडेंटिफाई करने में पता लग ज़रूरत, या इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आप ध्यान से देखो, अगर सारे पैरामीटर सेम है बट लैम्डा डिफरेंट है ना, एक बार लैम्डा 1 ले लो, एक बार लैम्डा 2 ले लो, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो नंबर ऑफ मोड्स आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 है तो नंबर ऑफ मोड्स कुछ अलग होंगे, अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 2 है
तो नंबर ऑफ मोड्स कुछ अलग होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बाकी सारे पैरामीटर सेम रखे, ठीक है, और मैं एक बार बोल रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू 900 नैनोमीटर और एक बार लैम्डा की वैल्यू ले रहा हूँ 1300 नैनोमीटर, तो आप ये देख सकते हो इस इक्वेशन से कि ग्रेटर नंबर ऑफ मोड्स कैन प्रोपेगेट इन स्मॉलर वेवलेंथ। जितना मेरा लैम्डा छोटा होगा, जितना मेरा लैम्डा छोटा होगा उतने मेरे नंबर ऑफ मोड्स बड़े होंगे। इस एक्सप्रेशन से मैं देख सकता हूँ कीपिंग अल्फा ए n1 डेल्टा कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर फाइबर के लिए कांस्टेंट अगर है तो, है ना। इसी केस में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो 900 नैनोमीटर के केस में मेरे नंबर ऑफ मोड्स ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा प्रोपेगेट करेंगे एज कंपेयर टू 1300 नैनोमीटर, ठीक है। ये इस लगभग दुगने होंगे, आप देख सकते हो लगभग दुगने होंगे, ठीक है। कैसे निकाला हमने, 900 लिया यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर 8100, ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 100, तो ऑटोमेटिकली 80 इन और 160 में ट्वाइस का डिफरेंस है, तो ट्वाइस एज मेनी मोड्स कैन प्रोपेगेट in the smaller wavelength that is 900 नैनोमीटर एज कम्पेयर टू 1300 नैनोमीटर। और ये दोनों ही रेंज मेरी ऑप्टिकल फाइबर की प्रोपेगेशन के लिए इस्तेमाल हम करते ही हैं। रेडिएटेड पावर पर मोड अगर मैं निकालना चाहूँ उसको हम बोलते हैं PS डिवाइड बाई M, टोटल पावर नंबर ऑफ। तरीके से देखूं कि मोड में पर डिपेंड कर रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज सिंपली PS डिवाइड बाई M, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है B0 इंटू लैम्डा स्क्वायर। B0 क्या है मेरा, B0 वही है लैम्बर्शियन इंटेंसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और लैम्डा मेरी ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, M मेरा मोड है, PS मेरी टोटल पावर है। तो अगर मुझे पावर निकालनी है पर मोड तो वो हो जाएगी PS डिवाइड बाई M, और उसकी वैल्यू है B0 इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर मेरे नंबर ऑफ मोड्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी पावर पर मोड ज़्यादा होगी, या नंबर ऑफ मोड ज़्यादा होंगे तो पावर पर मोड कम होगी। लेकिन अगर मेरी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर अगर मेरी वेवलेंथ ज़्यादा है तो मेरी पावर पर मोड भी ज़्यादा होगी, और अगर मेरी वेवलेंथ कम है तो पावर पर मोड भी कम होगी। तो यहाँ से दो रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। अगर एग्जैक्टली सेम साइज का सोर्स है और अलग अलग वेवलेंथ पर काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो रेडियंस अगर सेम है तब भी ऑप्टिकल पावर मेरी सेम फाइबर के अंदर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आराम से इस एक्सप्रेशन के अंदर देख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 900 नैनोमीटर पर पावर पर मोड देखूं तो वो मेरी कम होगी, है ना, और 1300 नैनोमीटर वेवलेंथ पर अगर मैं पावर देखूं तो वो ज़्यादा होगी। तो 1300 नैनोमीटर पर जो पावर होगी वो लगभग दुगनी होगी एज कम्पेयर टू 900 नैनोमीटर पर जो पावर लॉन्च कर रहा हूं मैं पर मोड, एक मोड के अंदर, एक मोड में वो मेरी पावर लगभग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक, इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल है कि आप दो आइडेंटिकली साइज्ड ऑप्टिकल सोर्सेज कंसिडर करो, ठीक है। एक जो कि एमिट कर रहा है 895 नैनोमीटर पे, ठीक है, यानी लैम्डा 1 आपकी दे रखी है 895 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 दे रखी है आपकी 1550 यानी 1550 नैनोमीटर। अब आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, ये कि आपको वेरीफाई करना है लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा मोड प्रोपेगेट कर सकते हैं कम वेवलेंथ पे, यानी 895 नैनोमीटर पे एज कम्पेयर टू 1550 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है m वाला, m इक्वल्स टू एल्फा डिवाइड बाई एल्फा प्लस 2, है ना, इनटू क्या था 2 पाई a n1 स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा इंटू डेल्टा, ठीक है। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, ये सब सेम है, इसको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। केवल लैम्डा एक बार लोगे लैम्डा 1, एक बार लोगे लैम्डा 2, ये दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे m1 और m2, है ना। तो आप देखोगे m1 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वेवलेंथ कम है, m2 की वैल्यू कम है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कीपिंग अदर पैरामीटर्स अल्फा a एंड n1 सेम एंड डेल्टा सेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, शो दैट if two sources have equal radiances then about 3 times as much power is launched in a given mode। एक मोड के अंदर लगभग 3 गुना ज़्यादा पावर हमारी आएगी
हायर वेवलेंथ पे एज कंपेयर टू लोअर वेवलेंथ पे, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट पी एस डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू, तो बी नॉट एक बार लैम्डा 1 रख दोगे, एक बार लैम्डा 2 रख दोगे, दो वैल्यूज आ जाएंगी और आप देखोगे लगभग लगभग 3 गुना ज्यादा पावर आती है एक मोड में एज कंपेयर टू द अदर ऑपरेटिंग एट लोअर वेवलेंथ्स। तीसरा केस है, these two sources show that these two sources will launch equal amount of power into the same fiber। अब देखो दो सोर्स अलग है ना, दो वेवलेंथ अलग है, अलग अलग मोड्स के अंदर अलग अलग पावर है, अलग अलग मोड्स हैं, लेकिन जो फाइबर के अंदर पावर लॉन्च हो रही है वो सेम है। ये आपको मुझे बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का सलूशन, जैसे आपने कल मुझे व्हाट्सएप भेजा था वैसे ही आज इन तीनों क्वेश्चंस का, तीनों पार्ट्स का, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का सलूशन मुझे व्हाट्सएप करके भेजोगे, और जो नहीं कर पाएगा वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर।